पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होना है और उस मतदान से चंद घंटे पहले मैं आपको ले चलता हूं उन गलियों में जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र चौहान घूम करके आए हैं। गलियों में घूमे हैं, लोगों से बातचीत की है और तमाम उन सीटों पर जा करके जहां पर दूसरे फेज़ में वोटिंग होनी है वहां घूमा है और उसके बाद मतदाताओं के मन की बात जानी है और ये जाना है कि सेकेंड फेज़ में क्या होने वाला है, क्योंकि पहले फेज़ में तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन दूसरे फेज़ में कैसा माहौल है, किस तरह की चर्चाएं हैं और किस तरह से लोग वहां पर मन बना करके बैठे हैं और किसके साथ खड़े हुए हैं, इन तमाम ज़मीनी हकीकत को जान करके आए हुए जितेंद्र जी, ये बताइए कि किस तरह का माहौल है। अब तो पूरा आपने घूमा है, कई सीटें देखी हैं, चंद घंटे बचे हुए हैं, कुछ घंटों बाद मतदान होना है। क्या हालात वहाँ नज़र आए आपको ज़मीन पर, किस तरह से लोगों का मन है, क्या बता रहे हैं? देखिए, लोग बहुत उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि ये एक साख की लड़ाई है इस वक्त ममता बनर्जी के लिए और बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को सत्ता हासिल करनी है वहाँ पर और ममता बनर्जी को सत्ता बचानी है अपनी। और जो टक्कर है वो बहुत भीषण इस बार हो रही है। कुछ कह पाना मुश्किल है कि कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन मैं अगर वोटरों के मन की बात करूं तो कई विधानसभा में घूम कर आया हूं। कोलकाता पूरा शहरी इलाका मैंने देखा है, साथ ही साथ जो आसपास की लगी हुई कुछ सीट्स हैं वहाँ पर मैं घूम कर आया हूं। लोग खुलकर बोलने को राज़ी नहीं थे, लेकिन दबी ज़बान ने उनके बातों से ही लग रहा था कि वो बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव वो किसके पक्ष में जाएगा, क्या बीजेपी को लेकर आना चाहते हैं या टीएमसी को दोबारा से वापस लेकर आना चाहते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बहुत कम ऐसे वोटर्स थे जो खुलकर बात करना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं उनके मन में एक भय का माहौल अभी भी था कि अगर हम खुलकर बात करेंगे, भले ही हम चाहे बीजेपी को लेकर बात करें या टीएमसी को लेकर बात करें, तो शायद पीछे से हमको कुछ लोग आगे परेशान कर सकते हैं। तो ये एक लोगों के मन में अभी भी एक संशय बना हुआ था कि खुलकर नहीं बोल रहे थे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बदलाव के लिए जनता वहाँ की इस वक्त मुझे लगता है वोट डालेगी, क्योंकि हमने देखा है कि पहले फेज़ में 92% से ज़्यादा वोटिंग होना अपने आप में अप्रत्याशित है ये, और बहुत बड़ा एक ये मार्जिन है। चूँकि हमने देखा है कि पिछली बार के मुकाबले करीब 10 से ज़्यादा % का जो वोटिंग है इस बार हुई है, तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। कारण इसके पीछे क्या है वो ज़रूर उसका एक सोचने वाला विषय है कि कौन से मुख्य कारण रहे होंगे। लेकिन जो एक ये निकल कर सामने आया है कि जो वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल कर आए हैं और वोट डाला है उन्होंने, वो शायद इसीलिए डाला है कि बदलाव वो चाहते हैं। वहीं चूँकि दूसरे फेज़ में 142 सीटों पर चुनाव होना है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे कोलकाता की हम बात कर लें, कोलकाता में कोलकाता पोर्ट है या भवानीपुर, क्योंकि कोलकाता में ही आती है। सबसे इम्पोर्टेंट सीट भवानीपुर है। ममता बनर्जी वहाँ सर है, उनके सामने शुभेंदु अधिकारी हैं। हमने देखा है कि रैलियाँ हुई हैं बहुत, वहाँ पर रोड शो हुए हैं। दोनों ही पार्टियों ने खूब दमखम इसमें लगाया है और जो चुनावी मिजाज है कोलकाता का या कोलकाता के आसपास का, मैं कहूँ कि बहुत इस वक्त गर्म है। तापमान भले ही हम इस वक्त नोएडा में हैं, नोएडा पर आकर के मैं बात करूंगा, नोएडा का एक सवाल है मेरे पास। लेकिन उससे पहले मैं ये जानूंगा कि दूसरे फेज़ में आपने जब जिन तमाम जगहों पर जाकर के आपने बातचीत की लोगों से, वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? इस बार जो वोटर है वो वोट किस बात को लेकर के डालने वाला है? क्योंकि आखिरकार जनता क्या मुद्दा है, आखिर वोट जब वोटर डालता है तो उसके मन में ये रहता है कि मैं किस लिए डालता हूँ। बिल्कुल परिवर्तन के लिए डाल रहे हैं, विकास के लिए डाल रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष के लिए डाल रहे हैं? वहाँ पर ज़मीनी मुद्दे क्या थे? देखिए, ज़मीनी मुद्दों की अगर बात करूँ तो खासतौर से महिलाओं में, महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चूँकि हमने देखा कि आरजी कर के बाद जब वो एक दुखद घटना वहाँ पर हुई थी, उसके बाद से महिलाओं के मन में ख़ास तौर से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था महिला सुरक्षा को लेकर। और वहीं अगर युवाओं की बात करूँ तो उनका कहना था कि नौकरियां यहाँ पर नहीं हैं, नौकरियों की बड़ी किल्लत है। ममता बनर्जी सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा कदम उठाए नहीं है नौकरियों को लेकर, बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। वहीं अगर व्यापारी वर्ग की बात करूँ तो उनका जो कट मनी यहाँ पर चलता है, आप वहाँ पर लोगों का ये कहना था कि चाहे कोई भी आपको अगर काम करना है उसमें कट मनी टीएमसी सरकार को देनी पड़ती है और जो टीएमसी के लोग हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे अहम मुद्दे थे जो इस बार बहुत प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। बेरोज़गारी है, महिला सुरक्षा है और जो कट मनी का एक मैंने बात का जिक्र किया। बहुत लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया है कि अगर आपको वहाँ पर छोटे से छोटा भी अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको सरकार को एक अलग से कट मनी जाता था, जो कि टीएमसी के लोग वहाँ पे वसूलते थे, ऐसा लोगों का कहना है। जब हमने कुछ ऐसे आरोप तो बीजेपी भी लगाती, बीजेपी के तो तमाम आरोप ऐसे भी हैं रोजगार को लेकर के कि जो तमाम नौकरियां जो ममता सरकार में निकली, या तो उनकी जांच हो रही है या फिर हाई कोर्ट उनमें रोक लगा रहा है। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी मिली थी और वो नौकरी
छूट गई। क्या ये रोजगार भी वहाँ पर पश्चिम बंगाल में मुद्दा है जिसको लेकर के लोगों में नाराज़गी है, या इसके अलावा जो रोजगार जिनको मिला है उनमें उत्साह है, किस तरह का? बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बताऊं कि मेरी एक सीनियर पत्रकार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा मुद्दा यहाँ पर है जिसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। करीब बंगाल में पिछले 6-7 सालों में 8,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। जो उनके टीचर्स थे वो बेरोज़गार हो गए, ये रिकॉर्ड में है वहाँ पे। लेकिन उसका मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, एजुकेशन का मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। और ये बात जनता वहाँ पे जानती है कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों का वहाँ पर चलन बढ़ाया गया है, और प्राइवेट स्कूलों में मनमानी प्राइवेट स्कूल करते हैं, सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वो एक गुस्सा उनके मन में था कि एजुकेशन को लेकर सरकार ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किए। जब एजुकेशन ही नहीं होगा तो फिर इंसान आगे बढ़ेगा कैसे, या अच्छी पढ़ाई के लिए वो कहाँ जाएगा। हमने कॉलेज के स्टूडेंट से भी हमने बात की, हमने वहाँ पे देखा जो एक बहुत बड़ा कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो हिंदू कॉलेज हुआ करता था पहले। वहाँ के छात्रों ने भी उनका कहा कि हमें राजनीति से लेने देने नहीं है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं छात्रों को मिलनी चाहिए, चाहे वो अच्छी एजुकेशन की हो, अच्छी जॉब्स की हो, वो यहाँ पर सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ टाइम में वो यहाँ पर सुनिश्चित नहीं कर पाई है। तो युवाओं के अंदर एक बड़ा मुद्दा है वो। साथ ही साथ जब मेरी युवाओं से उनसे बात हो रही थी, कॉलेज स्टूडेंट्स होते, उन्होंने बोला कि हम अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आकर रहते हैं, और हम जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, और बंगाली मानुष भी वहाँ पर रहते हैं। तो कहीं कोई हमारे मन में ऐसी जातीय भावना पैदा नहीं होती। लेकिन राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं चुनाव में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, और ममता बनर्जी बात करती हैं मुसलमानों की, बीजेपी बात करती है हिंदुओं की। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है। लेकिन दोनों ही सरकार के प्रति जो ममता सरकार है, जो मतलब जो वहाँ पश्चिम बंगाल की अस्मिता, बंगाली अस्मिता और वहाँ के खान पान और उन तमाम मुद्दों की बात करती है, क्या वहाँ पर सरकार के खिलाफ कुछ गुस्सा नज़र आया, या ममता बनर्जी के खिलाफ नज़र आया? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भी पहले टीएमसी में ही थे। वहाँ जो खासकर अगर बात करें भवानीपुर की, जहाँ से वो चुनाव दोनों आमने सामने हैं, वहाँ क्या माहौल है? देखिए, भवानीपुर का बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर हिंदू मतदाता बड़ी तादाद में रहते हैं। और चूँकि शुभेंदु अधिकारी भी हिंदूवादी राजनीति वहाँ से कर रहे हैं और खुद पहले टीएमसी में रहे हैं, तो उनका भी अच्छा खासा प्रभाव वहाँ पर देखने को मिला। जब रोड शो वहाँ पर हुए और जो पदयात्रा उन्होंने की, तो मैंने उसमें गया था, तो लोग काफ़ी तादाद में उनसे जुड़ रहे थे। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर बीजेपी का कोई नामो निशान, नाम लेवा नहीं, झंडा तक वहाँ पर लगा हुआ था। और कई मार्केटों में वहाँ पर घूमा, तो एक अच्छी चीज़ वहाँ पर देखने में आई कि जहाँ पर झंडे लगे रहते थे, तो वहाँ पर सिर्फ बीजेपी का नहीं, टीएमसी का भी झंडा होता था और सीपीआई का झंडा भी होता था। यानी कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम सबके साथ हैं, लेकिन वोट किसको देंगे ये नहीं कह सकते थे। क्योंकि एक डर है उनके मन में कि अगर टीएमसी का झंडा यहाँ पे लगा तो बीजेपी वाले कहीं उनको ना बोलें कि भाई आप क्यों झंडा लगा रखा है। अगर बीजेपी का झंडा कहीं लगा हुआ है तो वो ये सोचते हैं कि टीएमसी वाले गुंडे आकर हमको कहीं मार पिटाई ना कर लें या कुछ डराए धमकाए ना, इस तरह की चीज़ें थी। तो झंडे सभी जगह लगे रहते थे, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ पर एक भी झंडा नहीं दिखा हमको, और कहीं ना कहीं सख्ती भी इसमें बहुत थी। साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो इस बार एक बड़ा मुद्दा बनकर रह रहा है। इलेक्शन में आप देखिए 2021 के इलेक्शन में जब पहला वोटिंग हुई थी तो बहुत हिंसा हुई थी, हमने देखा वहाँ पे ईवीएम तक लूटी गई थी और हमने तालाब में पड़ी हुई तस्वीरें भी देखी। लेकिन इस बार एक अच्छी चीज़ रही है, जनता के मन से ये पूरी तरीके से भय हटाने का काम किया गया है कि वोटिंग जो होगी वो बिल्कुल फेयर होगी, कोई किसी को डरा नहीं पाएगा। और इतनी तादाद में वहाँ पर कंपनियाँ लगाई गई हैं फोर्स की, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, सीआईएसएफ की हो, बीएसएफ की हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, अलग जितनी भी हैं वो सब लगी हैं। 500 कंपनियां इस बार तैनात की गई हैं। आप सोचिए एसआईआर का जो मुद्दा था कि वोट कट रहे हैं, क्या ये लोगों के मन में है, इस बात को लेकर के गुस्सा है, ये इसको लोग ठीक मान रहे हैं एसआईआर का? क्योंकि एसआईआर बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा था। बिल्कुल, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस वाले फेज़ में ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होकर उठा है, क्योंकि जो नीचे के इलाकों में जहाँ वोटिंग है, जहाँ मुस्लिम बहुतायत में रहते हैं, वहाँ पर कई लोगों के वोट कटे हैं। मैंने खुद जब कोलकाता में ही एक बेलाघाट विधानसभा आती है, मैं मुस्लिम वही क्षेत्रों में गया, वहाँ पर बातचीत की उनसे। जो मुस्लिम मतदाता थे उनका कहना था कि हमारे परिवार के कई लोगों के वोट कटे हैं इसमें, लेकिन ममता दीदी ने हमारा वोट वापस दिलाया है। वोट जो कटे थे
उनके टीएमसी के लोगों ने फिर वहाँ पर उनसे बातचीत की तो उनका वोट वापस आ गया। तो एसआईआर का मुद्दा ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पे भूल गए हैं, उसको ज़रूर याद रख रहे हैं। और एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक कारण ये भी है कि जो मतदाता, क्योंकि बंगाल से बहुत बड़ी तादाद में जो मजदूर क्लास है वो काम करने दूसरे शहरों में जाता है। हमने देखा है कि ट्रेनें बाकायदा चलाई गई हैं उन मजदूरों को यहाँ पर लाने की, वोट डलवाने अब की। यही मेरा सवाल जो पहले मैं करने वाला था कि नोएडा शहर में बहुत से लोग बंगाल के रहने वाले थे, वो सब लोग कई जगह मोहल्लों में आसपास हमारे मेरी जो वो मेड चले है, गए, वो भी गई हुई हैं। वो सब गए हुए हैं अपने यहाँ वोट डालने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये वोटर कहाँ जाता है? उसमें कुलदीप एक उसमें डर उनको इस बात का है कि ऐसी एक बात फैलाई गई है, अफवाह फैलाई गई है, या एक ऐसी चर्चा है लोगों के बीच में कि जिनके वोट बचे हैं अगर वो इस बार वोट डालने नहीं जाएंगे तो अगली बार हो सकता है उनका वोट कट जाए। तो एक मन में, जहन में उनके ये भी एक डर था कि भाई हमें वोट डालने ज़रूर जाना है। और चर्चाएं ऐसी भी यही बहुत है कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कई बहुत सारी मेड्स यहाँ से गई हुई हैं। मैंने अपना खुद का जिक्र किया, मेरी अपनी खुद की मेड गई हुई है, मालदा वोट डालने गई हुई है वो 1 महीने के लिए। और बाकायदा टिकट का इंतज़ाम करा गया है किसी पार्टी की तरफ से, अच्छा, बुलाया गया है उनको और ये बोला गया है कि आप अगर वोट नहीं डालेंगे तो आप वोट कट जाएगा आपको। तो इस तरीके से भी एक जुगत लगाई गई है। और शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है, हालांकि वो वोटिंग किसके पक्ष में हुई है वो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस वोटिंग परसेंटेज बढ़ने में एक कारण ये भी रहा है, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा रहा है। मैं आपको बताऊँ, एसआईआर की बात बताता हूँ। जब हम मुर्शिदाबाद के रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह पड़ी, गांव पड़ी, बिल्कुल बहुत पुराना सा गांव था। वहाँ पे खेतीहरी किसान मजदूरी कर रहे थे, महिलाएं भी थी उनमें और पुरुष भी थे। जो मुस्लिम वोटर्स थे वहाँ के, जो मजदूरी कर रहे थे, वो ममता दीदी से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि मजदूरों के लिए ममता दीदी ने कुछ नहीं किया है। वो 1500 रुपये जो मिलने वो वाली बात, महिलाओं को मिलते हैं, वो महिलाओं को मिलते हैं, महिलाओं को मिलते हैं, सबको नहीं मिलते, परिवार में एक जने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि पैसा देती जरूर है लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं, 300 रुपये प्रतिदिन का हम कमाते हैं, उसमें क्या हम कर लेंगे इसमें। तो बहुत सारी समस्याएं हैं ज़मीनी स्तर पर कि चाहे वो खेतीबाड़ी मजदूर हो या किसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों, बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पर जो निचले तबकों पर सामने आती हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो उनके मन में एक ये भी एक गुस्सा है कि शायद वो बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए खुलकर कोई नहीं सामने आ रहा था। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि खुलकर वोटर नहीं सामने जब आता तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता है कि इस बार बदलाव करना है। वो बदलाव किसके पक्ष में जाएगा वो कह पाना बड़ा मुश्किल है। पीएम मोदी ने रैली की है, वहाँ पे बहुत सारी घोषणाएं की हैं, 5 पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने कि मैं ये करके ही रहूँगा, आप मुझे वोट दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। उन्होंने एक नारा दिया है आज सुभाष चंद्र बोस से जोड़ते हुए। उन्होंने एक नारा, जैसे सुभाष चंद्र बोस का एक बड़ा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, आज़ादी दूंगा। लेकिन वहाँ पर एक कांड भी हो गया। मोदी ने- पीएम मोदी से पहले योगी आदित्यनाथ का एक मुँह से एक बात निकल गई कि विवेकानंद ने ये नारा दिया था। वो देखिए, कई बार जब इंसान फ्लो में बोलता है तो कई बार शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं होंगे उसको कि किसने बोला किसने नहीं। लेकिन कई बार जब आप फ्लो में होते हैं तो कई बार नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, त्रुटि है नो डाउट, और बड़ा नाम की एक मिस्टेक है। लेकिन वो इसको ये कह देना कि हाँ जानबूझकर उन्होंने ऐसा बोला, तो शायद मुझे लगता है वो ऐसा नहीं है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जब वो इसमें लेकर आए हैं, लोगों के मन में भी एक स्पार्क क्रिएट होगा, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे सब जानते थे उनकी वो किस तरीके से उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है और कितने सैनिक उसमें शहीद हुए हैं। नारा उन्होंने दिया था तुम मुझे खून दो आज़ादी दूंगा। तो इसी तरीके से पीएम ने आज ये एक नया नारा दिया है, आप मुझे वोट दीजिए मैं आपको सारी समस्याओं से आज़ादी दूंगा बंगाल में। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है जनता के लिए, जो कि सब जानते हैं पहले फेज़ में जो बहुत बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरे फेज़ में भी अगर बम्पर वोटिंग हो जाती है, वोटर निकल कर सामने आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एक मार्जिन बन जाएगा, चाहे बीजेपी के पक्ष में जाए। देखना होगा कि 4 तारीख को किसकी कितनी वोटिंग, तमाम वादे, तमाम बातें, आज़ादी, जितने मुद्दे रहे हैं उन सब का पटाक्षेप हो जाएगा। और ईवीएम जब 4 मई को खुलेगा तो शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल स्टेट मिरर पर आपको ये हमारी पेशकश कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।